नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे पहली खबर की। आपको बता दें कि सिलक्यारा से मंगलवार को 41 श्रमिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिसकी खुशी में आज देहरादून में इगास मनाई गई। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज धूमधाम से इगास मनाई गई। दीपावली के 17 दिन बाद पहली बार उत्तराखंड में लोक पर्व इगास मनाया गया। इगास उत्तराखंड का लोक पर्व है जिसे दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल मुख्यमंत्री आवास में इगास लोक पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों के होने के कारण सीएम धामी ने इगास धूमधाम से न मनाने का फैसला लिया था। इगास पर सीएम धामी सिलक्यारा में ही रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। संस्कृत विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहीं से आवाज जानी चाहिए वहां तक। बहुत बढ़िया। उत्तरकाशी में सफल हुए ऑपरेशन जिंदगी के बाद से एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व और कर्मठता की हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है। जिस तरह से हादसे की जगह पर ही मुख्यमंत्री ने अपना कार्यालय बना लिया, इस ऑपरेशन पर हर पल पल की निगरानी की और कोशिश से लेकर जरूरतों तक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उनकी लीडरशिप के साथ ही रणनीतिक क्षमता और बेहतर सामंजस्य चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग हादसे में श्रमिकों को 17 दिन के बाद सकुशल निकलवा देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से पुष्प बनकर उभरे हैं। इस अभियान में उनकी सूझबूझ, केंद्र से बेहतर तालमेल, अधिकारियों से लगातार संपर्क ने ये साबित कर दिया कि धामी कुशल राजनेता के साथ बेहतर रणनीतिकार भी हैं, जो जानते हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से कैसे पार पाया जा सकता है। इस हादसे का पता चलते ही अधिकारियों की मीटिंग बुलाते थे और तत्काल रेस्क्यू के निर्देश देते थे। मुख्यमंत्री धामी पीएमओ से लेकर तमाम मंत्रालयों के साथ पूरे संपर्क में थे। चुनावों में व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को गंभीरता से ले रहे थे और पीएमओ को इस घटना को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर लेने को कहा गया था। मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों का खुद जायजा लेते, थोड़ा चिंतित दिखते, मगर उन्हें आभास था कि मौके पर हौसला अफजाई और बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत सबसे ज्यादा है। उत्तरकाशी से देहरादून लौटते लौटते मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश देते सिलक्यारी टनल के पास ही अस्थायी मुख्यमंत्री कार्यालय तक बना दिया गया, यानी सीएम का खुद का कैंप। कुछ अधिकारियों की राय थी कि देहरादून से ही राहत कार्य को मॉनिटरिंग किया जा सकता है, मगर संघर्षों से तपे और कठिनाइयों से पार पाकर सीएम बने धामी ने अपने फैसले पर अड़िग रहना ही बेहतर समझा। धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हादसे वाली जगह के पास ही अपना सीएम कार्यालय बना लिया और वहीं से ही पूरी मॉनिटरिंग की और पूरे उत्तराखंड का काम भी संभाला। वहीं इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े उतार चढ़ाव आए। कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की जरूरत महसूस हुई। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि 2 से 3 बार रोज मुख्यमंत्री धामी से संपर्क में रहते थे, हर मौके पर साथ खड़े होने का जिक्र करते थे। लग रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो जाएगा, मगर उम्मीदों की राह बनती मशीन फेल हो जाती थी। लेकिन एक सच्चे लीडर की तरह हौसला बढ़ाते मुख्यमंत्री धामी ने टीम से कहा कि हमें डटा रहना है और सफल ही होना है। हादसे के
17 दिन बीत रहे थे, मगर वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था। 28 नवंबर को ये खबर आई कि अब ज्यादा इंतजार नहीं, सभी 41 श्रमिक देखते ही देखते बाहर निकल आए। एक एक श्रमिक के टनल से बाहर निकलने पर खुद मुख्यमंत्री ने पूरी आत्मीयता के साथ उन्हें गले लगाया, उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अंधेरी सुरंग से निकाले गए इन श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, साथ ही 1 महीने की छुट्टी, उनके घर तक पहुंचने की व्यवस्था। इस पूरे अभियान में धामी एक बार फिर से पुष्प बनकर उभरे हैं। साथ ही धामी ने यह भी साबित कर दिया कि कुशल राजनेता के साथ वो एक बेहतर संवेदनशील टीम लीडर बनकर उभरे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि एक कुशल राजनेता के तौर पर है, लेकिन जिस तरह सिलक्यारा में वो ग्राउंड जीरो पर उतरे और खुद रेस्क्यू की कमान संभाली, इसके साथ साथ वो केंद्र से भी लगातार संपर्क करते रहे और जो मजदूर फंसे हुए थे उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर उनको ढाढ़स बढ़ाते रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री की छवि एक कुशल और सादगीपूर्ण के साथ साथ संवेदनशील नेता के तौर पर भी उभरी है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के बीच वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो नसीहत देते नजर आए, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तंज कसते हुए विपक्ष को डिरेल बता डाला। चतुर्मुखी विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और पूरक बजट के माध्यम से हम अपनी अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र समय से पूरा करेंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि अभी पहले की बजट पास विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है और उनको पूरे संसदीय इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उनके डीएनए में गुंडई अराजकता है, विधायी सिस्टम की ही जानकारी उन्हें नहीं। केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम। आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था।
वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अपने पीक पे जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, आप एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। खबर दिन पर बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के टनल में फंसे श्रमिकों में लखीमपुर खीरी के श्रमिक मंजीत के घर वापसी की खबर मिलते ही थाना सिंगाही क्षेत्र के अंतर्गत गांव बहरमपुर में खुशी की लहर देखने को मिली। बता दें कि मंजीत के घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, साथ ही मीडिया का भी जमावड़ा देखने को मिला। वहीं मंजीत की मां ने उत्तराखंड सरकार और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बधाई दी। मंजीत के परिवार का कहना है कि मंजीत के घर वापसी पर हम लोग दिवाली मनाएंगे, पटाखे जलाएंगे। मंजीत के घर स्कूल के बच्चे भी पहुंचे, जहां बच्चों ने जंगल मंगल भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। के जो बहरमपुर गांव है, जो मंजीत का गांव है, जो टनल में 17 दिन के बाद 18वें दिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा निकाला गया है, वही जो मंजीत जिस स्कूल में पढ़ा था वहां बेसिक स्कूल के जो बच्चे आए हुए हैं, मंजीत के घर आए हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि जिस तरीके से जिस बहरमपुर स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, स्कूल विद्यालय के बच्चे हैं जिसमें मंजीत भी पढ़ा था कभी, तो आप लोग आज आए हैं और कैसे पता चला कि मंजीत सुखसल निकाल लिया गया, क्या कहेंगे? मोबाइल में देखे थे। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम। अब इसी गांव में के रहने वाली बेटा? यस सर। अच्छा, मंजीत जो है, मंजीत के घर पे आए हैं आप लोग देखने कि मंजीत आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अच्छा, तो मंजीत को जानते हैं आप लोग? यस सर। मंजीत कैसा, मतलब कहाँ गए थे, क्या हो गया? उत्तरकाशी में गए थे। उत्तरकाशी में फंस गए थे, निकाल लिया गया है सुकुशल? यस सर। तो क्या कहेंगे, किसको बधाई देंगे, क्या संदेश देंगे? उनको ही बधाई देंगे। देखिए, जो स्कूल बेसिक स्कूल के जो बच्चे आए थे वो भी एक तरीके से बधाई दे रहे हैं और उत्तराखंड सरकार को दे रहे हैं, पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसी स्कूल हम मंजीत को देख, भाई है मंजीत हमारा, जिस तरीके से गायब हुआ था तो हम लोग भी बहुत परेशान थे। लखीमपुर से इंडिया वाइस से रामजी सिंह। खबर हापुड़ से है, जहां ऑपरेशन पटाखा अभियान के तहत 400 बुलेट बाइकों के साइलेंसर पर रोड रोलर चलवाया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा से खास बातचीत की। हापुड़ में ऑपरेशन पटाखा अभियान लगातार जारी है और आप देख सकते हैं पिछले कुछ माह से ऑपरेशन पटाखा अभियान को लगातार जनपद में गति दी जा रही है। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर यह ऑपरेशन पटाखा अभियान चलाया जा रहा है और लगातार रोड रोलर के द्वारा ऐसे बुलेट पर लगे साइलेंसरों को नष्ट किया जा रहा है जिनसे जिनसे पटाखे जैसी आवाज निकलती थी। आज भी जनपद में 400 से ज्यादा ऐसे साइलेंसर उतारे गए और उन्हें नष्ट किया गया है जिनसे पटाखे जैसी आवाज आती है। हमारे साथ बात करने के लिए हापुड़ एसपी मौजूद है। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा से बात करते हैं कि किस तरीके से इस अभियान को लगातार जनपद में गति दी जा रही है। सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो थैंक यू सर। कब से ये अभियान चल रहा है पटाखा अभियान, और अभी तक कितने साइलेंसर नष्ट किए जा चुके हैं और आज कितने साइलेंसरों को उतारा गया था जो पटाखे जैसी आवाज करते हैं, और इस अभियान के तहत क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? देखिए, ये जो पटाखे वाले साइलेंसर्स हैं जो मॉडिफाइड बुलेट्स और बाइक पे लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो ये जो फैक्ट्री का मॉडल है मोटरसाइकिल का, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ये दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ
बाइक्स की जो डेसिबल की लिमिट है साइलेंसर्स की, वो 80 डेसिबल पे तय है। ये सभी मोटरसाइकिल्स, यदि आप इसका डेसिबल नापेंगे तो 120 डेसिबल से अधिक की आवाज़ पैदा करते हैं, जो कि लोगों के लिए एक समस्या पैदा करते हैं। हमारे हापुड़ जनपद में अब तक हम लोग ने लगातार कार्रवाई करते हुए 750 से ऊपर मोटरसाइकिलों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करी है। आज आपके सामने यहाँ लगभग 400 मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स नष्ट किए जा रहे हैं। इसमें हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी करी है, कई बार लोगों को बताया भी है और ऑर्डर भी दिए हैं कि सेक्शन 52 MB एक्ट के तहत आप मॉडिफाइड साइलेंसर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ में ये भी बताना चाहूँगी, जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं इसको लोग रंगबाजी कह लें या टशन कह लें, या लोगों को दिखाने के लिए उनके घरों के सामने आकर के पटाखे फोड़ते हैं, या कॉलेज के आसपास जहां छात्र छात्राएं पढ़ती हैं उनके सामने आकर के छेड़खानी की हरकतें, इसी तरीके की मोटरसाइकिलों की हमारे पास कंप्लेन भी आती हैं और कई बार इसमें मारपीट भी हो जाती है। तो हम लोग लगातार इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि अब लोग इसका कम से कम प्रयोग करें। साथ ही साथ यदि हमें मिलता है तो हम इसी तरीके से उनको उतार करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। आज आपके सामने भी अभी 2-3 बाइकों के साइलेंसर अभी हमने फिर से उतारे और उसको इसी तरह नष्ट करवा रहे हैं। सर, किसी तरीके का जुर्माना भी इन बुलेट बाइक चालकों पर लगाया जाता है जो साइलेंसर का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, और किस तरीके से जुर्माना वगैरह लगा? लोग 65,654 केस में चालान किए गए हैं और इसमें कुछ ऐसी और मोटरसाइकिल्स हैं जिन्होंने दोबारा रिपीट ऑफेंस किया था। उस मोटरसाइकिल्स को हमने सीज किया है और उसके साइलेंसर्स को उतरवा करके यहाँ नष्ट करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन पटाखा अभियान लगातार जनपद में जारी है और अभी तक 750 ऐसे साइलेंसर उतारे जा चुके हैं और वहीं जनपद में आज 400 साइलेंसर उतारे गए हैं और ऐसे बुलेट बाइक चालकों का चालान भी किया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन संजय कश्यप के साथ शक्ति ठाकुर। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बांदा में एक बार फिर दिन दहाड़े नकाबपोश 2 बदमाशों ने एक ठेकेदार के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि नकाबपोशों ने ठेकेदार से बंदूक की नोक पर 80,000 की लूट को अंजाम दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर जौनपुर से है, जहां बारात से लौटकर वापस आ रही बेकाबू तेज रफ्तार कार ने चाय पी रहे रोड किनारे खड़े राहगीर और बाइक सवार 5 लोगों को रौंद दिया। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर कार सवार युवक की स्थानीय लोगों ने पिटाई शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर हरदोई में शराब को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। बता दें कि जिनमें एक पक्ष शराब विक्रेता था तो दूसरा शराब खरीदने वाला। दरअसल शराब सेल्समैन शराब महंगी रेट पर बेच रहा था, जिसको लेकर विवाद हो गया। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर जामताड़ा से है, जहां मिहिजाम थाना अंतर्गत अमोई बीच के बीच डुप्लीकेट लॉटरी छापकर बिक्री करने का काम किया जाता था। आपको बता दें कि इस गुप्त सूचना जामताड़ा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर मिहिजाम थाना अंतर्गत अमोई ब्रिज के पास बंद पड़े अमन होटल में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को डुप्लीकेट लॉटरी के टिकट और डुप्लीकेट लॉटरी बनाने का सामान भी मिला। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 8 लैपटॉप, 12 प्रिंटर, 5 पीस स्टेबलाइजर को भी बरामद किया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां 6800 सीटों पर नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे।
जिन्हें विकास द्वीप पर पुलिस ने रोका। पुलिस ने इन प्रदर्शन में शामिल महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाकर लोगों की नजर में आने का खुमार हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है, फिर चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हो या आम जनता की सुरक्षा के लिए बाध्य वर्दीधारी। बता दें कि हमीरपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक वर्दीधारी सिपाही को वर्दी में ही रील बनाने का शौक चढ़ गया। रील बनाने का शौक इस कदर चढ़ा कि पुलिस गाइडलाइन को ही ताक पर रख दिया। वहीं सिपाही का नाम अमन सिंह बताया जा रहा है, जो कि मौदाहा कोतवाली में डायल 112 में तैनात है। Let's go. मेरठ के गंगानगर स्थित अमहेड़ा में कबाड़ की दुकान में अचानक धमाका हुआ और इस भयंकर विस्फोट में एक कबाड़ी की भयंकर रूप से मौत हो गई। साथ ही इस दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना को लेकर पुलिस का मानना है कि बम फटने से यह हादसा हुआ है और कबाड़ी के परिजनों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। हादसे की जानकारी के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। थाना गंगानगर के अंतर्गत एक तौसीफ नाम के व्यक्ति हैं, जो वर्तमान में इंचौली थाने के अंतर्गत रहते हैं और मूल रूप से मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और अमेड़ा गांव में ये कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर आगे उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। तो किसी सामान को तोड़ते समय एक धमाका हुआ, जिसमें कि तौसीफ नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य 2 लोग उसकी चपेट में, उनको भी कुछ हल्की चोटें हैं। इस पूरे प्रकरण में फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है, साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है उसको भी बुलाया गया है और ये चेक किया जा रहा है कि कौन सा सामान था जिससे धमाका हुआ है और इसमें जो अन्य इकाई हैं उनको भी सूचित किया गया है, जिससे कि ये पता लग सके। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।